स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ मैग्नेटिज्म। और इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायामैग्नेटिज्म, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामैग्नेटिज्म एज वेल एज फेरोमैग्नेटिज्म एंड हैंस पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। पैरामैग्नेटिज्म में एक आध ऑर्बिट ऐसा जरूर होता है जो अनपेयर्ड रहता है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड होने की वजह से उनका नेट डाइपोल मोमेंट भी होगा, और नेट डाइपोल मोमेंट होगा तो हर एटम में एक डाइपोल जैसा चीज यहां पे देखो, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। डायामैग्नेटिज्म में पेयर्ड होने की वजह से ये सारे कैंसिल हो गए थे, लेकिन यहां पे इसकी एब्सेंस की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट आपको कहीं ना कहीं यहां दिखाई देगा। ठीक है, तो हर एक एटम का अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन जब वो डाइपोल मोमेंट्स को हम इस तरह से देखें तो वो इस तरह के नज़र आते हैं, सारे के सारे रैंडम, और सारों को अगर हम ऐड करें वेक्टोरियली तो नेट रिजल्ट क्या मिलता है? ज़ीरो। तो डायामैग्नेटिज्म में भी ज़ीरो था, पैरामैग्नेटिज्म में भी ज़ीरो है, लेकिन डाइपोल मोमेंट है। डायामैग्नेटिज्म में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं था, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या हुआ है वो डायामैग्नेटिज्म की कहानी अलग है, उसको आप खुद स्टडी करो। वो प्रीवियस वीडियो में दिया था। यहां पे इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पे जो सारे डाइपोल मोमेंट हैं वो रैंडमली अलाइंड हैं, और सारे रैंडमली होने की वजह से ज़ीरो है। फाइन। फिर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये जो येलो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हमने लगाया, एंड यू कैन सी कि जो डाइपोल हैं, जो सारे के सारे ये डाइपोल हैं क्या? छोटे छोटे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ये बड़ा बड़ा साउथ पोल और बड़ा नॉर्थ पोल जो एक्सटर्नल लगाया हमने, तो ये अपने आप ये सारे डाइपोल मोमेंट्स को एक लाइन में अलाइन करना शुरू कर देगा। अलाइन करेगा तो आपको मैग्नेटिज्म दिखाई देगा। तो दीज आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन इनमें ज़्यादा मैग्नेटिज्म दिखाई नहीं देता है। इनके अंदर इनको मैग्नेटाइज, ये बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं होते, दे आर फीबली मैग्नेटाइज। ठीक है, थोड़ा ही मैग्नेटाइजेशन इनको मिलती है एक्सटर्नल में। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। एक बात और क्या करनी है कि अगर टेम्परेचर के साथ इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जब हमने देखा कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। रैंडमनेस बढ़ जाती है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारे को मैग्नेटाइजेशन हम मटेरियल की कर रहे हैं आई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जितना तुम फील्ड लगाओगे उतना तुम्हें ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जितनी तुम मैग्नेटाइजेशन करोगे, जितना तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा जिससे तुम मैग्नेटाइज करना चाहते हो मटेरियल को, वो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग उस मटेरियल के अंदर क्रिएट करेगा। लेकिन इट इज़ रेसिप्रोकल टू टी। टेम्परेचर के साथ वो रेसिप्रोकल है कि टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होती जाएगी, क्योंकि रैंडमनेस टेम्परेचर के कारण बढ़ती जाती है। फाइन। इसलिए यहाँ पे हमने इसका रिलेशन आपको दिखाई देगा CH/T, and this equation is known as Curie's law. Curie's law. इतनी बात आपने याद रखनी है किसके बारे में? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की ये एक इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आती है बात किसकी? फिर हम बात करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या दिखाई देता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैंने क्या लिखा है? सबसे पहली लाइन ये इंपॉर्टेंट लगी मुझे, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनकी खासियत क्या है? द एटम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आयरन कंटेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण होगा क्या? होगा ये देखो, इसके अंदर भी आपको डाइपोल मोमेंट नजर आएगा, लेकिन जो एक पर्टिकुलर अगर एटम की मैं अगर बात करूं तो उसके अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके जो डाइपोल मोमेंट होंगे वो उनका आपस में एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होगा, और ये एक एटम के मैंने 4 डाइपोल मोमेंट बनाए, या इसकी तरह के और भी एटम हो सकते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर को जब बनाया गया ना, ठीक है, तो इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट है, वो भी रैंडमली अलाइंड है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज देखी गई कि कुछ 4 यहां एक साथ थे, 4 नहीं बहुत सारे एक साथ थे, यहां कुछ इस तरह के थे। मैं 4 की ग्रुपिंग कर रहा हूँ समझने के लिए, ऐसे हमें थोड़ा मालूम कितनी कैसी ग्रुपिंग है। ठीक है, ये ऐसे थे, कुछ ऐसे थे,
कुछ इस तरह के थे, कुछ ऐसे थे, फाइन। और इनके हमने इस तरह से स्ट्रक्चर में ऐसे डिवाइड कर लिया इमेजिनरी बाउंड्रीज के साथ, इनको ऐसे, और इसको बोलते हैं डोमेन स्ट्रक्चर। याद रखना प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड डोमेन स्ट्रक्चर। ये डोमेन स्ट्रक्चर आपको किस में देखने में मिलता है? सिर्फ we can see them, we can observe this domain structure only in ferromagnetic materials। बहुत कुछ सिमिलर था इसका और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन स्ट्रक्चर नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर कम रहते हैं। इसमें मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी आयरन की, आयरन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस भी रहेगा। इन्फ्लुएंस रहने के कारण वो एक साथ एक तरफ डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन, और भी रीजन हो सकते हैं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हमारे को डोमेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ऐसा डोमेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसलिए जब देखो, मैंने अब बताऊंगा इसको, ये देखो आगे मैंने, ये देखो ऐसा डोमेन स्ट्रक्चर है, देखो वो फेडेड नजर आ रहा है। उसके कारण जब आप सारे डोमेन स्ट्रक्चर के मैग्नेटिक मोमेंट्स को ऐड करोगे, नेट रिजल्ट अभी भी 0 आएगा। तीनों चीज़ों के अंदर मुझे ये कॉमन चीज़ नज़र आई, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, सबके अंदर मुझे एक चीज़ क्या कॉमन नज़र आई कि इन सब में, इन सब के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होता है, बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लगाए। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो तीनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल भी अपने अंदर एक मैग्नेटिज्म डेवलप कर लेता है, पैरामैग्नेटिक भी डेवलप कर लेता है, फेरोमैग्नेटिक भी डेवलप कर लेता है, लेकिन डायामैग्नेटिक जो करता है वो भी बड़ा कम करता है, पैरामैग्नेटिक भी बहुत कम करता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो करता है। उसके अंदर ज़्यादा डोमेन एक साथ अलाइन कर जाते हैं डोमेन स्ट्रक्चर होने की वजह से, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो एक साथ डोमेन अलाइन करना शुरू कर देते हैं। आपको मैं बता देता हूं, इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे ये है ना, तो अगर आपने ऐसे अलाइनमेंट ऐसे की, आपने हल्का मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये हल्का लगाने पे पहले एक डोमेन एक सब अलाइन कर जाएगा, फिर दूसरा डोमेन अलाइन कर जाएगा, फिर तीसरा डोमेन अलाइन कर जाएगा, और एक साथ पूरा डोमेन अलाइन करेगा। इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी रहता है, किससे? पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल से। डाया और पैरा में क्या मेन डिफरेंस है? डाया के अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इन कंपैरिजन टू, मतलब इट इज अगेंस्ट, उसका जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल में वो उल्टा होता है किससे? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं। लेकिन वो पूरा लेक्चर आपको दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था कि वो उल्टा कैसे होता है, बहुत कुछ था उसके अंदर। फिर उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो फीबल होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन सपोर्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें होता काफ़ी ज़्यादा है। और होने का कारण कोई पूछे एक लाइन में आपको, द रीज़न इज डोमेन स्ट्रक्चर। फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया काफ़ी ज़्यादा, ये देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग ये मुझे दिख गई, ठीक है। अभी भी लेकिन मैं मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा सकता हूँ। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाऊंगा तो डोमेन कहाँ से लाऊं? सारे तो अलाइन कर दिए तुमने, अब किसको अलाइन करोगे? तो इसलिए याद रखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में भी ये बात आपसे करनी चाहिए थी मुझे, वहां पे के लिए भी याद रखो और यहाँ के लिए भी याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड तुम जितना बढ़ाते जाओगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाएगी। वहाँ पे आपको क्यूरी लॉ पढ़ाया, जहाँ पे मैंने आपको बताया पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर कि क्यूरी लॉ में क्या होता है, ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, लेकिन कब तक? जब तक सैचुरेशन ना आए। जब सैचुरेशन आ जाती है तो उसके बाद तुम जितना मर्जी H बढ़ाते जाओ, आपका I नहीं बढ़ेगा,
ऑब्वियस बात है इसमें, मान लो आपके 100 डोमेन्स हैं, 100 मैग्नेट, डोमेन क्या है, डोमेन ही ये जो डाइपोल आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो डोमेन है ही नहीं ना। तो इसके अंदर ये जो आपको डाइपोल मोमेंट दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। मान लो 100 मैग्नेट्स हैं तुम्हारे मटेरियल के अंदर, तुमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया और 100 के 100 तुमने अलाइन कर दिए उसके साथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो सैचुरेशन तो आनी है ना भाई। अब तुम और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, वो सारे अलाइन हो चुके हैं, अब उनका कोई असर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और जो क्यूरी लॉ है वो तब तक एप्लीकेबल है जब तक सैचुरेशन नहीं आती। ये अपनी कॉपी पे नोट रखोगे। और सेम कहानी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कहानी यहां तक समझ आई। अब मुझे क्या, यहां पे मैंने एक्चुअली ये डायग्राम सिर्फ इसलिए बनानी थी कि अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड और भी लगा सकता हूं, अभी उसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ा सकता था। जो ये एक्सटर्नल है और ये मेरा मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, तो मटेरियल जो मैग्नेटाइज होना था वो भी हो गया। क्या अब और बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तुम इसको जितना मर्जी और बढ़ाते जाओ। देखो मैं इसको ऐसे बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। इसको और बढ़ाओ, ठीक है, और बढ़ाओ, ये लो, इसको तुम और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, लेकिन क्या यहाँ कुछ इंक्रीज़ करेगा? नो, यहाँ इंक्रीज़ नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली थी। इसको कहते हैं सैचुरेशन, जिसको मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा जब हम हिस्टेरिसिस लूप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी। अभी इसमें और चीज़ें आपको क्या बतानी है। टेम्परेचर का रोल क्या है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर का रोल आपको क्या दिखाई देता है कि जैसे अगर एक लेवल के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके बाद इसका डोमेन स्ट्रक्चर हट जाता है। और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का डोमेन स्ट्रक्चर हट गया, दे बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर के बाद एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डोमेन स्ट्रक्चर टूट जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, यहां पे लिखा है डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है जिस टेम्परेचर के बाद, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। और उस टेम्परेचर पे हम दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, नाउ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तुमने ये बात याद रखनी है। इसके साथ एक छोटी सी बात और रिलेटेड है, वो मैं अभी बोल देता हूं। वो ये रिलेटेड है कि जो आपका अर्थ्स मैग्नेटिज्म में मैंने रीज़न आपको बताया था, जिसके कारण मैंने बोला था ये अभी तक थियोरीज हैं, लोग इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अर्थ की रोटेशन के कारण अंदर वाले जो मटेरियल हैं आपके निकल कोबाल्ट, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उनके घूमने से वहाँ पे मैग्नेटिज्म मिलता है। अब ये डिस्कार्ड क्यों कर दी जाती है ये वाली थियोरी भी, लेटेस्ट थियोरी को भी अभी पूरी तरह से इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो कहते हैं कि अंदर तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। अगर अंदर टेम्परेचर हाई रहता है तो दीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विल बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटाइज कैसे हुए? समझ आई बात? इतनी हाई मैग्नेटिज्म जो हमें देखने को मिलती है अर्थ के अंदर, वो कैसे देखने को मिलती है, जबकि इतने हाई टेम्परेचर पे तो निकल कोबाल्ट वगैरह ये सब तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर की ये कहानी आपको बताई, जो आपको याद रखनी चाहिए, अपने पास नोट करके रखनी चाहिए। फाइन, जिस थ्योरी, जो लेटेस्ट थ्योरी है मैग्नेटिज्म की जो हमने पढ़ी थी अर्थ्स मैग्नेटिज्म की, उसको डिस्कार्ड करता है ये क्यूरी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। और क्या मालूम है हमें क्यूरी टेम्परेचर के बारे में? सुनना, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में हमें और क्या मालूम है कि जो आपका जो क्यूरी लॉ था, क्यूरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, नोट करके रखोगे ये सब छोटी छोटी बातें क्योंकि यही पूछी जा सकती हैं इसके अंदर। क्यूरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, फिर कोई आपसे पूछे क्या क्यूरी लॉ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पे लग सकता है, तो हम बोलेंगे लग सकता है अगर तुमने क्यूरी टेम्परेचर को क्रॉस कर दिया, क्योंकि अब तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बिहेव करेगा किसकी तरह? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह। और समबडी विल से कि कोबाल्ट और निकल पे क्या क्यूरी लॉ लगेगा? आप बोलना लगेगा, लेकिन टेम्परेचर आपको क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि उस टेम्परेचर के बाद निकल कोबाल्ट जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर आपका लॉ किस तरह से लिखा जाता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। जिस तरह से आपने लिखा था ना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? CH/T नहीं होता, इसमें T-TC होता है, T-TC होता है। एंड TC इज क्या?
TC इज़ क्यूरी टेम्परेचर। मतलब समझ आया आपको? मान लो 500 डिग्री सेल्सियस आपका क्यूरी टेम्परेचर है, और तो डिनोमिनेटर में आपका 500 नहीं आएगा, 500 से ऊपर का जब टेम्परेचर जाएगा तो उसके बाद ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनेगा। और जिस समय आप इसके डिनोमिनेटर में